नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव। मैं हूं आपके साथ आशा झा और आज एक बेहद गंभीर खबर लेकर आपके सामने हम मौजूद हैं। सीधा आपके सामने है कि यादव सुनाएगा कथा तो क्या चोटी काट दोगे। दरअसल अपने आप में बेहद गंभीर ये मामला, ये झकझोर कर रख देने वाली खबर यूपी से सामने आई। यूपी के इटावा से दो यादव समुदाय के लोग, जिनको शाबाशी मिलनी चाहिए थी, तारीफें मिलनी चाहिए थी, क्योंकि कोई चोरी डकैती नहीं कर रहे थे बल्कि पुण्य काम में सहभागी बन रहे थे, लेकिन भागवत कथा करने की जुर्रत दिखाई। यादव होकर यह उनके जान पर भारी पड़ गया। पहले उनके बाल कटवाए गए, सिर मुंडवा दिया गया, नाक रगड़वाई गई और फिर यकीन मानिए बाकायदा बेइज्जत कर उन्हें गांव से खदेड़ दिया गया। इस तस्वीर के सामने आते ही सोशल मीडिया पर हो हल्ला मच गया। लेकिन बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जब आज हम चांद तक पहुंच रखते हैं तो फिर भारत कौन से युग में जी रहा है। ये कौन से लोग हैं जो अपने आप को समाज का ठेकेदार मानकर बैठे हुए हैं और कौन फैसले लेता है। दरअसल क्या इस पर रोक लगाने के लिए कोई कानून हमारे संविधान में है? आखिर यह हिमाकत किसी की कैसे हो जाती है कि सिर्फ ब्राह्मण ना होने के चलते कोई कथा वाचन नहीं कर सकता? तो फिर आज सवाल हम पूछेंगे और देश भर को इसका जवाब देना चाहिए, क्योंकि ये जो तस्वीरें हम दरअसल आपको दिखाने वाले हैं, ये तस्वीरें देखने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, आपको गुस्सा आएगा, ये तस्वीरें आपको झकझोर कर रख देंगी और शायद अगर आप ब्राह्मण हैं तो आपका सर शर्म से झुक भी जाए, क्योंकि शायद यही वो मनुवाद है जिसकी दुहाई आज भी दी जाती है। तो ये तमाम सवाल, इस पे कुछ फैक्ट आज आपके सामने हम रखेंगे। सवाल यह भी पूछेंगे कि क्या कॉपीराइट है भागवत कथा कहने पर ब्राह्मणों का, और अगर कोई पक्ष मानता है कि है तो फिर क्यों? ये तमाम सवाल और इनकी पड़ताल तह तक जाकर करने की कोशिश करेंगे। देखिए कि यादव सुनाएगा कथा तो क्या चोटी काट दोगे। ये तस्वीर दिल दहलाने वाली, झकझोर देने वाली। इन्हें जब याद रहे वो चाहिए कि ब्राह्मणन के गांव में आए कि तुमने मतलब जो करो वो जो तुम्हारी बाकी सजा है। दो यादव कथावाचकों की चोटी काट दी गई, यादव कथावाचकों का सिर मूंड दिया गया। ब्राह्मणन के गांव में आए कि तुमने मतलब जो करो वो जो तुम्हारी बाकी सजा है। तस्वीरों में दिख रहा है कि समाज के ठेकेदारों ने इन कथावाचकों को घेरा हुआ और पहले उनकी चोटी काट दी और फिर उनका सिर मूंड दिया। बाकी सजा है, जिंदगी तो वैसे करबो नहीं चाहिए। इन कथावाचक का कसूर सिर्फ इतना है कि ये यादव है। इनका नाम मुकुट मणि यादव और संत सिंह यादव है। आजाद भारत में जाति पूछकर चोटी काटने और सिर मूंडने की तस्वीर गंभीर सवाल खड़े करती, विचलित करती। देश का संविधान भी सभी को बराबरी का हक देता है, लेकिन उसके बावजूद ऐसी मानसिकता के लोग सामाजिक ताने बाने को तोड़ने से बाज नहीं आते। देखिए, चोटी काटते हुए और सिर मुंडवाते हुए ये लोग यादव कथावाचकों को याद रहे वो चाहिए कि ब्राह्मणन के गांव में आए कि तुमने मतलब जो करो वो जो तुम्हारी बाकी सजा है। तुम जिंदगी तो वैसे करबो नहीं चाहिए। सुना, सरेआम लोग दोनों यादव कथावाचकों को कह रहे हैं कि उसने ब्राह्मणों के गांव में आकर कथा वाचन करने की गलती की, जिसकी सजा चोटी काटकर और सिर मुंडवा कर दी। सिर्फ इतने भर से ही इन बेरहम लोगों का मन नहीं भरा, बल्कि इन्होंने बर्बरता की सारी हदें पार कर दी। दोनों यादव कथावाचक मौके पर मौजूद महिला के पैर छूते और नाक रगड़ते हुए भी नजर आ रहे हैं। कभी नहीं करेंगे, वो कभी मत करना, इतना समझ लेना। तुम पंडित की हाथ से चुटैया कटवाए। दोनों यादव कथावाचकों से बदसलूकी की तस्वीर यूपी के इटावा की। मामला 22 जून का बताया जा रहा है। ब्राह्मणन के गांव में आए कि तुमने मतलब जो करो वो जो तुम्हारी बाकी सजा है। बकेवर इलाके के दादरपुर गांव में ये दोनों भागवत कथा सुनाने पहुंचे। कथावाचकों का आरोप है कि उसी दौरान वहां ब्राह्मण समुदाय के लोगों ने उनको रोका और पहले जाति पूछी।
जब कथावाचकों ने खुद को यादव समाज का बताया तो लोगों ने उन्हें बंधक बना लिया। पहले जमकर उनकी पिटाई की, फिर चोटी काटकर सिर मोड़ दिया, हारमोनियम भी तोड़ दिया, पैसे भी छीन लिए और गांव से भगा दिया। भाई ले ले पिंडिया भाई ये बंदी है उतनी ले रहे बाबा करके यहाँ भागवत कहने आए हो और इन्होंने बहुत हमें मारकूट करना शुरू कर दिया। रात भर इन्होंने बहुत टॉर्चर किया सर, यहाँ तक कि हमारे बाल काट दे। लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ गई कि ब्राह्मणों के गांव में आए, ब्राह्मणों के गांव में तुम गद्दी पे बैठे हो। कथावाचक मुकुटमणि सिंह यादव कानपुर के रहने वाले इटावा में सिविल लाइन के जवाहरपुरा राजा के बाग में रहते हैं, जबकि संत सिंह यादव अछलदा औरैया और श्याम कठेरिया बकेवर के साथ मिलकर भागवत पाठ करते। मुकुटमणि यादव और संत सिंह यादव को दादापुर गांव के पप्पू बाबा ने 21 से 27 जून तक भागवत कथा करने को बुलाया, बाकायदा बुकिंग कराई थी। लेकिन पहले ही दिन रात का खाना परोसने से पहले दोनों कथावाचकों की जाति पूछी थी और जब कथावाचकों ने बताया कि वो यादव हैं, तो लोग आग बबूला हो गए। उनकी पिटाई करके घसीटकर घर से बाहर ले गए, चोटी काट दी, बाल काट दिए। दोनों कथावाचकों से मारपीट का वीडियो वायरल हुआ तो हड़कंप मच गया। फौरन ही समाजवादी पार्टी सांसद अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़े सवाल उठाए। इटावा के बकेवर इलाके के दांदरपुर गांव में भागवत कथा के दौरान कथावाचक और उनके सहायकों की जाति पूछने पर, पीडीए की एक जाति बताने पर कुछ वर्चस्ववादी और प्रभुत्ववादी लोगों ने उनके साथ अभद्र व्यवहार करते हुए उनके बाल कटवाए, नाक रगड़वाई और इलाके की शुद्धि कराई। हमारा संविधान जातिगत भेदभाव की अनुमति नहीं देता। ये व्यक्ति की गरिमा और प्रतिष्ठा से जीवन जीने के मौलिक अधिकार के विरुद्ध किया गया अपराध है। सभी आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी हो और यथोचित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाए। वर्चस्ववादी लोग, प्रभुत्ववादी लोग कथावाचन में अपना एकाधिकार बनाए रखना चाहते हैं। ये एकाधिकार छीने नहीं उनका, वर्चस्ववादी लोगों का एकाधिकार छीने नहीं। कथावाचन को जिन्होंने भावना की जगह व्यवसाय बना लिया है, व्यवसाय बनाने वाले लोग हमारे इटावा कथावाचन पीढ़ी अपमान कांड उन्हीं कुछ प्रभुत्ववादी और वर्चस्ववादी की वजह से घटित हुआ है। कथावाचक मुकुटमणि यादव भी 23 जून को समाजवादी पार्टी सांसद जितेंद्र दोहरे के साथ एसएसपी से मिलने पहुंचे। आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की, जिसके बाद एसएसपी के आदेश पर पुलिस हरकत में आई और मुकदमा दर्ज करके 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ग्राम दादापुर थाना बकेवर से संबंधित एक वीडियो आज सुबह सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें भागवत कथा के बाद कुछ ग्रामीणों के द्वारा 2 व्यक्तियों के साथ अभद्रता की जा रही थी और उनके इच्छा के विरुद्ध उनके बाल काटे जा रहे थे। इस वीडियो का तत्काल संज्ञान लिया गया, मौके पर फोर्स भेजी गई और वीडियो के माध्यम से पीड़ित की पहचान की गई। पीड़ित से प्राप्त तहरीर के आधार पर तत्काल थाना बकेवर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें वह मुख्य आरोपी निक्की भी है, जो वीडियो में बाल काटते हुए दिख रहा है। इन्हें जेल भेजा जाएगा और उनके विरुद्ध कड़ी विधिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी है, लेकिन कथावाचकों की पिटाई पर सियासी बवाल मच गया। यूपी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने भी घटना को सौहार्द बिगाड़ने वाला बताया और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। में जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने व्यवस्था दिया है, कानून सबके लिए बराबर है, तो कानून के दायरे में कार्रवाई हो रही है। वो चिंता न करें, चिंतन करें। पाठ में जो भी लोग इस तरह के लोग हैं, सबको एक मुझे लगता है कि जो उस तरह से भगवान के प्रति जिनकी आस्था है, अब गीता भागवत गीता में जो भी जिनकी आस्था है वो सबको सम्मान देना चाहिए। किसी को इस तरीके का जो अपमान किया इसकी हम निंदा करते हैं। इटावा में यादव कथावाचक के चोटी काटने की गूंज बिहार में भी सुनाई देने लगी। आरजेडी ने मोर्चा खोल दिया, जिससे चुनाव से पहले बिहार में भी सियासी पारा हाई हो गया।
इस सियासी बवाल के बीच यादव कथावाचकों के साथ जो बदसलूकी हुई, उससे बड़े सवाल ये खड़े हो रहे हैं। बाकी सजा है, जिंदगी में तो ऐसा करबो नहीं चाहिए कि क्या यादवों को कथावाचन का अधिकार नहीं है? क्या कथावाचन का अधिकार सिर्फ एक वर्ग विशेष को है? और अगर यादव कथावाचन करेगा तो क्या उसकी चोटी का कितना बिखराव है? लेकिन ये सिर्फ एक मामला नहीं है अभी का। इससे पहले जरा ये दो तस्वीरें देखिए। ये कन्नौज मंदिर में अखिलेश यादव जो कि पूजा पाठ करने के लिए पहुंचे हुए थे। 2024 से दरअसल ये कहानी कन्नौज की गौरी शंकर महादेव मंदिर की तस्वीरें हैं। चुनाव प्रचार के दौरान समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव मंदिर पहुंचे थे और पूजा अर्चना की थी। उनके जाने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पूरे मंदिर परिसर को धोया, गंगा जल छिड़ककर शुद्धिकरण किया था। अखिलेश यादव भी यादव हैं, यहां भी यादवों के साथ। अखिलेश यादव ने इस मामले पर जमकर बीजेपी पर हमला किया था, यह एक मुद्दा बना था, आपको याद होगा। दूसरी तस्वीर देखिए, 2024 में ही अप्रैल में राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष दलित नेता टीकाराम जूली, जिन्होंने अलवर में भगवान श्री राम के मंदिर में पूजा अर्चना की थी, इसके बाद बीजेपी नेता ज्ञानदेव आहूजा, उन्होंने मंदिर में गंगा जल छिड़कने और शुद्धिकरण करने का उन पर दरअसल आरोप लगा था। कांग्रेस ने इस मामले को गंभीरता से लिया था, बीजेपी को जमकर घेरा था, जिसके बाद इस पर कार्रवाई भी हुई, यह भी हमने देखा। लेकिन यह मानसिकता सबसे ज्यादा अहम हो जाती है कि आखिर यह मानसिकता खत्म कैसे होगी। यह सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि भारत वो राष्ट्र है जहां सबरी के जूठे बेर श्री राम ने खाए, श्री राम जो घर घर पूजे जाते हैं। ये वो राष्ट्र है जो कि कृष्ण को मानता है, वो कृष्ण जो कि खुद किस जाति समुदाय से आते हैं ये छिपा नहीं है। तो फिर उसी राष्ट्र में, उसी देश में जिसका इतिहास इतना प्रबुद्ध है, वहां ऐसा विभाजन क्यों? अब देखिए अखिलेश यादव ने कैसे पीडीए से जोड़ दिया है, इसको आपको सुनवाते हैं, इस पर प्रतिक्रियाएं। कन्नौज में एक मंदिर में गया था मैं, उस मंदिर को गंगा जल से धोया गया था। जिस मुख्यमंत्री आवास में पूर्व में बहुत सारे मुख्यमंत्री रहे, हटे, किसी ने भी मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से नहीं धुलाया होगा। इस बीजेपी के लोगों ने मेरे जाने के बाद उस मंदिर को धुलवाया था गंगा जल से, मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धुलवाया था। एक बार मैनपुरी में भी इसी तरीके से धुलवाने का काम किया था। बीजेपी वाले बताएं कि मैं तो गंगा में नहा लिया और गंगा किससे धोगे तुम? हमने तो गंगा पानी में स्नान ले लिया, अब बताओ गंगा को कहां से धोगे आप? इस संविधान ने देश के दलित, पिछड़े, महिला, मजदूर, किसान सब लोगों को बराबरी का हक दिया और आज यह देश यहां तक पहुंचा। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, इस देश की संविधान की जो खूबसूरती थी, जिस संविधान की वजह से आज जो लोग सत्ता के अंदर आके बैठ गए, उन लोगों की मानसिकता आज भी वैसी की वैसी है जैसी आजादी से पहले थी। साथियों, मैं जिक्र करना चाहूंगा, मेरे साथ स्वयं के साथ जो एक घटना घटी। मैं भगवान श्री राम के एक मंदिर के अंदर गया, वह मंदिर का नवनिर्माण हुआ था, उन लोगों ने मुझे बुलाया था। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता, आरएसएस के लोग उस मंदिर के अंदर जाते हैं और गंगा जल छिड़ककर उसको पवित्र करने की बात करते हैं। मैं कहना चाहूंगा, पूछना चाहूंगा उन लोगों से, क्या वो आज भी ये सोचते हैं कि हमारी औकात क्या है? उनके दिमाग के अंदर जो हमारी औकात है वो औकात है, या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान के तहत हमें औकात दी है वो हमारी औकात है? ये बात मैं इन लोगों से पूछना चाहूंगा। इस प्रकार की प्रतिक्रियाओं पर आपको हैरान बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि भारत का इतिहास रहा है, खासकर राजनीति में जातीय भेदभाव यह हमेशा से मुद्दा रहा है। अब जब इटावा में मामला सामने आया है, तो इससे पहले याद कीजिए 2024 लोकसभा चुनाव, अखिलेश यादव ने तुरंत इसे पीडीए से जोड़ा। पीडीए से इसलिए जोड़ा क्योंकि इसी पीडीए के सहारे अखिलेश यादव और पूरा विपक्ष एक अच्छा खासा नैरेटिव सेट कर चुका है और एक लीड ले चुका है। अब इसी लीड को इसके माध्यम से भुनाने की कोशिश। सवाल पैदा हो रहा है कि इस मुद्दे को उठाकर क्या अखिलेश यादव 2027 विधानसभा चुनाव के लिए भी करेंगे? देखिए, बीजेपी हैरान है।
मुकुटमणि इनके साथ रात भर अपमान किया इनका। दूसरे संत सिंह कि किस तरीके से इनके सर से बाल निकाले गए। एक तस्वीर में संत है, दूसरे में सांसद, और इन दोनों तस्वीरों में सियासी जात का तड़का है। एक दलित, दूसरा यादव, दोनों के साथ भेदभाव और अपमान है। और इसी अपमान को सम्मान में बदलने के लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इटावा से इन्हें लखनऊ बुलाया और एक एक कर पूरी मंडली को सम्मानित किया और जात के नाम पर चोटी काट कांड को पीडीए से जोड़ दिया। पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। इतना ही नहीं, इस घटना को इटावा कथावाचन पीडीए अपमान कांड नाम दे दिया और सियासी पासा भी फेंक दिया। प्रभुत्ववादी लोग कथावाचन में अपना एकाधिकार बनाए रखना चाहते हैं। हमारे इटावा कथावाचन पीडीए अपमान कांड उन्हीं कुछ प्रभुत्ववादी और वर्चस्ववादी की वजह से घटित हुआ है। अगर पीडीए समाज के इन लोगों को इतना ही परहेज है तो घोषित कर दें कि परंपरागत रूप से कथा कहने वाले वर्चस्ववादी पीडीए समाज द्वारा दिया गया चढ़ावा, चंदा, दान, दक्षिणा कभी स्वीकार नहीं करेंगे। और अगर एकाधिकार ही आपको लाना है तो समय समय पर आप बहुत दावा करते हैं कि 370 खत्म किया है, तो देश में आप कानून ले आओ कि कथा वाचन का काम और एकाधिकार के लिए कानून ले आइए कि आप ही कह सकते और कोई दूसरा नहीं कह सकता। पहले आगरा में रामजी लाल सुमन के साथ हुए अपमान को पीडीए से जोड़ा और अब इटावा में कथावाचक के साथ हुए चोटी कांड को भी पीडीए से जोड़कर सरकार को घेरा और सीधे बीजेपी राज पर हमला किया। कहा पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक को हीन दृष्टि से देखा जा रहा है। और अखिलेश ने वजह भी बताई। कहा पीडीए के बढ़ते जागरूकता के चलते उन पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। अगर कोई पीडीए परिवार का मंदिर चला जाए तो मंदिर को गंगा जल से धोते हैं और अब तो सीमा लांघा ये वर्चस्ववादी। आखिरकार किसका आशीर्वाद है? क्या सरकार का आशीर्वाद नहीं है जिसकी वजह से सर तक मुंडवा दे रहे हैं, पेशाब तक करवा दे रहे हैं? भाजपा राज में पीडीए समाज को हे दृष्टि से देखा जाता है। सच तो यह है कि जैसे जैसे पीडीए समाज में चेतना और जागरूकता बढ़ती जा रही है वैसे वैसे पीडीए समाज पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए वर्चस्ववादी के पीडीए समाज पर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। चोटी कांड को पीडीए से जोड़कर अखिलेश यादव ने 27 का पासा फेंक दिया। लखनऊ की गद्दी के लिए जाति की गोटी सेट करने की कोशिश और इसकी वजह है 24 में उनका दिया हुआ पीडीए का सफल नाम और उसका नतीजा 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने पीडीए का फॉर्मूला दिया, यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। खुद को इनका हितैषी बताकर और बीएसपी के वोट बैंक को अपनी तरफ आकर्षित कर उन्होंने यूपी में चमत्कारिक जीत हासिल की। और अगर 2027 में भी अखिलेश यादव 24 की तरफ पीडीए के फॉर्मूले को जनता के बीच पहुंचाने में सफल हुए तो 27 में सत्ता हासिल कर सकते हैं। सदियों से पीडीए समाज का जो उत्पीड़न और अपमान प्रभुत्ववादियों ने किया है उसका दर्द पीडीए ही समझ सकता है। पीडीए दर्द का रिश्ता है, यही दर्द पीडीए को लगातार जोड़ रहा है। ये एकता ही भाजपा की चिंता का सबसे बड़ा विषय बना हुआ है। जो भी शब्द हैं पीडीए, जहां जहां लगे होंगे उनसे ये नफरत कर रहे हैं। ये पीडीए से नफरत नहीं करते हैं, ये पिछड़ों से नफरत करते हैं, ये दलितों से नफरत करते हैं, ये हमारे आदिवासी भाइयों से नफरत करते हैं, ये हमारे अल्पसंख्यक भाइयों से नफरत करते हैं, ये हमारी माताओं बहनों से भी नफरत करते हैं। इसीलिए पीडीए का जो सही मतलब है नहीं जानते हैं। हम उन्हें बताना चाहते हैं ये पीडीए की ताकत ने उन्हें पेट में दर्द ला दिया है और एक कभी हमसे अलग में पूछ लेना। अगर पिछले 2 लोकसभा चुनावों के आंकड़ों पर गौर करें तो साल 2019 में समाजवादी पार्टी को 20% पीडीए का वोट मिला, तो वहीं बीजेपी के खाते में 40% पीडीए का वोट गया। यही वजह रही कि बीजेपी ने यूपी में बम्पर जीत दर्ज की। लेकिन वही 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश का पीडीए वाला फॉर्मूला हिट रहा
और समाजवादी पार्टी के खाते में 33.59% पीडीए के वोट गिरे, तो वहीं बीजेपी के खाते में 41.37%। और यही वजह रही कि अखिलेश ने बाजी पलट दी और यूपी में बीजेपी को चारों खाने चित्त कर दिया। अखिलेश जानते हैं कि अगर उनका पीडीए फॉर्मूला हिट हो गया तो फिर यूपी की सत्ता में उनकी वापसी आसान हो जाएगी। यही वजह है कि वो लगातार पीडीए वाले फॉर्मूले पर ही यूपी की सियासी जमीन तैयार करने में जुट गए। अगर यूपी में पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की आबादी के आंकड़ों पर गौर करें तो यूपी में पिछड़ों की आबादी करीब 45%, वहीं दलित आबादी 21.5%, अल्पसंख्यक यानी मुस्लिमों की बात करें तो उनकी आबादी है करीब 20%। जो तानाशाह सरकार में आज बैठे हैं, हो सकता है उन्हें लगता हो कि सरकार उनकी चलती रहेगी, लेकिन जनता भी देख रही है और समझ रही है। अभी तो लोकसभा में हिसाब किताब किया है, अभी जब विधानसभा का चुनाव आएगा तो न जाने कौन सा परिणाम आएगा, उनका पता ही नहीं लगेगा। चोटी कांड के साथ अखिलेश यादव ने आगरा से उनके राज्यसभा सांसद के अपमान को भी दलित का मुद्दा बनाया, ठीक वैसे ही जैसे अयोध्या में अवधेश प्रसाद को दलित चेहरे के तौर पर पेश किया और बीजेपी के सबसे बड़े गढ़ में सेंध लगा दी। तब से पीडीए पर अखिलेश का जोर और बढ़ गया। यूपी की राजनीति में दलित का प्रभाव इसी से समझा जा सकता है कि बिना दलित यूपी की सत्ता के साथ दिल्ली दरबार की सत्ता का फैसला नहीं हो सकता। ऐसे में चाहे चुनाव लोकसभा का हो या फिर विधानसभा का, दलित किंग मेकर की भूमिका में हमेशा से थे, हैं और रहेंगे। यूपी में दलित की आबादी कितनी है और कौन कौन से वर्ग इसमें आते हैं और उनकी भागीदारी कितनी है, ये जानना और समझना भी जरूरी हो जाता है। दलित में 10% हिस्सेदारी जाटवों की है, वही खटीक बाल्मीकि 4.5%, पासी 3.5%, कोरी 1%, धोबी 1%, अन्य 1%, यानी इनकी भागीदारी यूपी में निर्णायक है। वहीं यूपी विधानसभा में 86 सीटें आरक्षित हैं और माना जाता है कि जो भी इन सीटों का 60% जीतता है, सरकार उसकी बनती है। अब पीडीए के सहारे एक बार फिर अखिलेश यादव यूपी की सियासी जमीन तैयार कर रहे हैं। हर जगह पीडीए का फॉर्मूला दे रहे हैं। वही पीडीए जिसके दम पर अखिलेश ने बीजेपी को ऐसी बात दी है कि ये न सिर्फ 24 के लिए हिट हुई है, बल्कि 27 के लिए भी भाजपा के लिए चुनौती साबित हो सकती है। अशोक तिवारी की रिपोर्ट, न्यूज़